वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था न्यूक्लियर चेंजेस एंड द कंजर्वेशन लॉज का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस Fe, यानी कि हमें आयरन का यहाँ पे न्यूक्लियस गिवन है और हमें कहा गया है कि हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है इसके न्यूक्लियस की इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि जो हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के यूनिट्स में, और साथ ही हमें डाटा गिवन है जिसमें हमें प्रोटॉन का मास दिया गया है, न्यूट्रॉन का मास दिया गया है, और जो आयरन का के न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, और साथ ही हमें एक यहाँ पे शो किया गया है कि जो सी स्क्वायर है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय यू से। तो सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। तो स्टूडेंट्स, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है ये वो एनर्जी होती है जो कि एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए दी जाए, या फिर कोई न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में ब्रेक हो तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हमने एक प्रॉब्लम में एक लाइटर एलिमेंट हीलियम लिया था। ठीक है, और उसके लिए हमने कंजर्वेशन लॉज को वेरीफाई किया था। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं आयरन का, जो कि एक बहुत स्टेबल एलिमेंट है। तो हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो कंजर्वेशन लॉज में हमने एक लॉ पढ़ा था कि जो हमारे पास मास होता है वो कंजर्व रहता है, उसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है आयरन में वो कितने हैं। वो हमारे पास है 26। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आयरन के अंदर वो हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जी। ठीक है, जो कि हमारे पास है 56 माइनस 26, क्योंकि ये जो 56 है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 56, और जो 26 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। दैट मीन्स कि जब हम एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा है 30 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉब्लम में हमें डाटा गिवन है उसमें हमारे पास जो मास गिवन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो सिर्फ सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन तो नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास 26 प्रोटॉन्स हैं और 30 न्यूट्रॉन्स हैं। तो उनका मास फाइंड आउट करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैं डिनोट करती हूँ M30N। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 30 न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय Mn के। ठीक है, जो कि हमारे पास न्यूट्रॉन का मास है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.008665 U। ठीक है, तो U यहाँ पे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद जो मेरे पास स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आता है वो आ रहा है 30.25995 U। ठीक है, ये मेरे पास मास आ गया है 30 न्यूट्रॉन्स का। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो 26 प्रोटॉन्स हैं उनका मास क्या है। तो उनके मास को मैं डिनोट करती हूँ M26P। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 1.007825 U। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू दे रहा है 26.20345 U। ठीक है, ये मेरे पास आ रही है M26P की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम कैलकुलेट करते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा M इक्वल्स टू mass of 26 protons plus mass of 30 neutrons minus mass of nucleus of iron। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अब 26.20345 U प्लस हमारे पास आ जाएगा 30.25995 U। ठीक है, और इसमें से माइनस हो रहा है हमारे पास MFE, यानी कि जो आयरन का हमारे पास न्यूक्लियस है उसका मास जो कि हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू है 55
0.55.9349। जो आगे स्टूडेंट्स वैल्यू है वो मैं नीचे करके लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास आगे स्पेस इतनी नहीं है। तो हमारे पास यह है 55.934939 यू, ठीक है, 39 यू। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है मास डिफेक्ट की वो आ रही है 0.52.528461 यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है मास डिफेक्ट की वैल्यू। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास जब आयरन का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, तो हमारे पास रिजल्ट में जो मैस है वो डिफरेंट आ रहा है इनिशियल मैस के, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास मैस तो कंजर्व नहीं हो रहा, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारे पास ये मैस किस तरह से कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैस किस तरह से हमारे पास कंजर्व होगा, ये कंजर्व होगा बाइंडिंग एनर्जी की सूरत में, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स जो बाइंडिंग एनर्जी है ये वही एनर्जी है कि जब हमारे पास जो आयरन का न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो तो यही बाइंडिंग एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल आती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के, जहाँ पे जो डेल्टा एम है वो अभी हमने कैलकुलेट किया है जो कि मैस डिफेक्ट है, और जो सी है वो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 0.528461 यू, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है सी स्क्वायर के, और वो हम डाटा में लिख चुके हैं कि उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय यू, ठीक है। तो इसे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 492.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारे पास मैस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो मैस है वो कंजर्व रहता है, और यूँ हमारे पास कंजर्वेशन लॉ जो है वो वेरीफाई होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।